चलिए आइए, गुड आफ्टरनून। देखिए हम लोग ना ऑडिट का रिवीजन करेंगे। हम लोग ऑडिट में अब उन सब क्वेश्चन को फोकस करके पढ़ेंगे जो क्वेश्चन इस बार के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो ऑडिट का वीडियो हम आपको दिए होंगे 7 चैप्टर्स का, उसमें क्या था ना कि जो इम्पोर्टेंट है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है और जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। आपको सोचिए कि वो सब हमको आता ही नहीं है। जो हम आपको सजेशन में दिए हैं सिर्फ वही बात डिस्कस करना है और एकदम प्रिसाइज फॉर्म में कि एग्जाम में कैसे लिखना है। हम पीडीएफ दिए, कहीं कहीं नोट्स भी थोड़ा चेंज कर दिए हैं, थोड़ा सा नोट्स भी थोड़ा कहीं कहीं चेंज किए, तो आप पीडीएफ एक बार फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे ऑडिट का जो सिलेबस है अपना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 दोनों छोटा चैप्टर है एंड दोनों का मार्क्स कवरेज अच्छा है, 10-10 मार्क्स का है, दोनों छोटा चैप्टर। अब देखा जाए तो जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें सिर्फ 3 क्वेश्चन ही पढ़ना है सिर्फ, उसमें टोटल 6 क्वेश्चन था, जो 3 क्वेश्चन पिछले बार पूछ चुका है। पिछले बार ट्रू एंड फेयर एस्पेक्ट और मैट्रिटी कॉन्सेप्ट एंड कैरो का भी पार्ट पूछ चुका है। ठीक है, इसका मतलब बाकी बचा हुआ पार्ट इस बार इंपॉर्टेंट है एंड कैरो एवरी ईयर इंपॉर्टेंट होता है। कैरो एवरी ईयर इंपॉर्टेंट होता है। कैरो हम आपको बताएंगे जरूर। ठीक है, कैरो हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, अच्छा आज हम लोग चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 का नाम है ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स। ये ऑडिट रिपोर्ट होता है क्या, ये समझिएगा। बात सब बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा। सारा बात बुक में या सारा बात नोट्स में लिखा रहेगा, इसका गारंटी नहीं हो सकता। नोट्स में वही लिखा हुआ है जो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए हम किसी कंपनी का जो ऑडिटर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है, फिनेंशियल स्टेटमेंट हमको चेक करना पड़ेगा। उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले पूरे साल भर का जो ऑडिट का प्रोसीड्यूर है वो भी हमको करना पड़ेगा। वो हम नहीं करेंगे, उसके लिए मेरा स्टाफ सब रहेगा, मेरे पास आर्टिकल क्लर्क रहेगा, वो लोग जाके करेगा, हमको रिपोर्ट करेगा और अकॉर्डिंगली हम अपना होमवर्क करते जाएंगे। मतलब अपना रफ वर्क में, अपना डायरी में, अपना नोटबुक में सब लिखते जाएंगे। जब फिनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है उनका ट्रेडिंग पीएल, ठीक है, उनका ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट, उसको हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उनको बोलते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है उसको क्या करता है ऑडिटर, साइन चेक करता है और साइन करता है। ठीक है, साइन करने के बाद वो अपना रिपोर्ट लिखता है पूरे साल भर का, उसका ऑडिट के रिगार्डिंग। ठीक है, उसका ऑडिट के रिगार्डिंग, उसका ऑडिट के कंपनी का जो किया उसके ऊपर रिपोर्ट लिखता है अपना क्या लिखिएगा, अपना रिपोर्ट लिखिएगा। वो जो रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्ट बेसिकली उसका ओपिनियन है, वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटेड बैलेंस शीट या ऑडिटेड कंपनी। जिस कंपनी का ऑडिट किया है उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन लिखता है। वो लिखता है कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ठीक था कि नहीं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से था कि नहीं, वो ऐसे मतलब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के अकॉर्डिंगली था कि नहीं, ये सारा बात लिखता है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट लिखता है, इस रिपोर्ट का नाम है ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट लिखते समय वो ऑडिटर 3 बात को ध्यान रखता है। एक ऐसे मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऐसे 700 है इसका, पहला ऐसे पे ध्यान रखता है। दूसरा कंपनी लॉ के ऊपर जा नहीं सकता है, भाई शेड्यूल 3 उसी का है, उसके ऊपर जा नहीं सकते हैं आप। एंड थर्ड कैरो एक अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग से उसका लिस्ट दिया है कि इन सब बात पे आपको अपना ओपिनियन लिखना है, इन सब बात पे आपको ओपिनियन लिखना है। ये तीनों बात को दिमाग में रखकर वो क्या लिखता है, अपना ऑडिट रिपोर्ट लिखता है। ठीक है, अच्छा ऑडिट रिपोर्ट ध्यान रखना, ऑडिट रिपोर्ट सिर्फ उसका एक्सप्रेशन है, उसका व्यू का एक्सप्रेशन है। वो अपना वो क्या सोचा, क्या देखा, ठीक है, उसको कैसा लगा, ठीक है, ये जस्ट एक्सप्रेशन है, ध्यान रखना।
ठीक है। इसमें जो लिखा रहता है वही सब कुछ रहता है, लेकिन उसमें सारा बात को कंक्लूसिव नहीं लिया जा सकता है। हाँ, कोई बात ऐसा भी हो सकता है जो उससे बेहतर होगा लेकिन उससे खराब लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा होता है कहीं पर, किसी पॉइंट पर, ठीक है। यदि लगेगा ना कि नहीं इस पॉइंट पर सर, ये पॉइंट पर आप जो लिखे हैं, ठीक है, ये इसका एक्चुअल पोजीशन इससे डिफरेंट हो सकता है, या फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट का हमको थोड़ा सा प्रिसाइजली हमको बताइए क्या होगा, तब उसको बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तब इनाम बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, स्कूल में पढ़ते हैं ना, स्कूल में रिपोर्ट आता है, हाँ अकाउंट्स में इतना मार्क्स पाए, इसमें इतना पाए, हिंदी में इतना पाए, इसमें इतना पाए, आपको स्कूल चेंज करना है, क्या लगेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रिसाइजली लिखा जाएगा ना कि बच्चा कैसा था, खराब भी रहेगा तो उस पर अच्छा ही लिखा जाता है, वो अलग बात है क्योंकि उसका फॉर्मेट रहता है, हाँ उसका फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पर ऑडिटर से भी सर्टिफिकेट मांगेंगे कि ये चीज बताइए कि हमको ये इसका हमको बताएंगे, ठीक है, इसमें स्टाफ का परफॉर्मेंस कैसा था, उसके ऊपर हमको सर्टिफिकेट चाहिए। तो तब क्या करना पड़ेगा, उसको पूरा परफॉर्मेंस ऑडिट को अच्छी तरीके से एकदम शुरू से लेके लास्ट तक करके बताना पड़ेगा कि हाँ ये ठीक ठाक है। उसका बात में सर्टिफिकेट में करेंगे, अभी नहीं। तो इसका मतलब ऑडिट आपका एक ऑडिटर जो किसी भी कंपनी का साल भर जो ऑडिट किया है, साल भर ऑडिट करने के बाद उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो साइन करता है, तो साइन करने के बाद अपना रिपोर्ट लिखता है, वो रिपोर्ट एजीएम में प्रेजेंट होता है। रिपोर्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, कंपनी का जो एजीएम है, उस एजीएम में उस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, उस रिपोर्ट को दिखाया जाता है, उस रिपोर्ट को दिखाया जाता है। देखो कौन आपको इधर दिख जाएगा, उस रिपोर्ट को दिखाया जाता है, ठीक है। कंपनी का एजीएम है, उस एजीएम में उस रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, ऑडिटर खुद आकर पढ़ता है, खुद आकर पढ़ता है, ठीक है। वो जो रिपोर्ट आकर जो पढ़ता है, उस रिपोर्ट जो आके पढ़ता है ऑडिटर, ठीक है, उसी रिपोर्ट का नाम है ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे 700 ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर ना अपना फॉर्मेट दिया है, कंटेंट्स। इसका मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि आपका ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट्स क्या होगा। तो सबसे पहले आपको टाइटल ऊपर में हेडिंग लिखना पड़ेगा कि आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है। क्या लिखना पड़ेगा आपको हेडिंग में कि आपका ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। और इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट्स का मतलब ये बाहर वाला ऑडिटर है, कंपनी का अपना ऑडिटर नहीं है, ये वो ऑडिटर है जिसको शेयर होल्डर अपॉइंट किया था, और इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कंपनी से मतलब है, ना शेयर होल्डर से मतलब है, ना कंपनी का बिजनेस से मतलब है, ना कंपनी के पैसे से मतलब, किसी से मतलब नहीं है। जो काम किया उसको अपने काम से मतलब है, वो काम का रिपोर्ट लिख रहा है, इसका नाम क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट को किसको लिखेगा, कंपनी केस है शेयर होल्डर्स को। वाई शेयर होल्डर्स को, क्योंकि ऑडिटर को अपॉइंट शेयर होल्डर्स करता है, ऑडिटर शेयर होल्डर्स का अपॉइंट किया हुआ पर्सन है। इसका मतलब ऑडिटर शेयर होल्डर का एजेंट नहीं है, उसका अपॉइंट किया हुआ एक ऐसा अथॉरिटी है जिसका काम है कि पूरे कंपनी का बिजनेस को चेक करना, उसको ऑडिट करना, उसको एनालाइज करना, ठीक है। और यदि कोई दूसरी कंपनी नहीं है, दूसरा कोई कंपनी है, तो जो आपका गवर्निंग अथॉरिटी है, कौन था, ठीक है, जो गवर्निंग अथॉरिटी मतलब क्या होता है, ठीक है, पर्सन विथ गवर्नेंस, मतलब जो टॉप में बैठा हुआ है, जो उसको चला रहा है, उसको रिपोर्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट कंटेंट क्या है, पहला कंटेंट क्या, टाइटल रहेगा आपका। सेकेंड में आपका एड्रेस, आप किसको लिख रहे हैं, टू द किसको लिख रहे हैं आप। थर्ड, आपको हमेशा इंट्रोडक्शन पैरा बताना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन पैरा का मतलब आप भैया आपके पास तो बहुत सारा कंपनी ऑडिट करने का, तो आप जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो किस कंपनी का रिपोर्ट है, तो आपको एंटिटी का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब किस कंपनी का ऑडिट है, ये रिपोर्ट है ये। जो इंट्रो पैरा में ये सब आप उसको लिखना पड़ेगा। सबसे पहला एंटिटी का नाम लिखना पड़ेगा, दूसरा टाइटल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जनरली हम लोग जानते हैं कि कितना कंपोनेंट होता है, 3 कंपोनेंट, पर ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली 3 से ज्यादा कंपोनेंट होता है। प्रैक्टिकली जो स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट में पहला कंपोनेंट का नाम होता है बैलेंस शीट, दूसरा कंपोनेंट का नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तीसरा कंपोनेंट का नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चौथे जो होता है उसका नाम होता है नोट टू द अकाउंट्स, ठीक है। एंड पांचवे का नाम होता है चेंज इन इक्विटी। 5 कंपोनेंट्स होता है। यदि आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो एक कंपोनेंट बढ़ जाता है, वो होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स,
ठीक है, इसका मतलब टाइटल ऑफ एवरी कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर एक का आपको टाइटल बताना पड़ेगा कि आपने किस किस को देखा है, किस किस को आपने ऑडिट किया है। समरी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। अच्छा, हर एक कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, स्टॉक कैसे वैल्यू करेंगे, डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे, ठीक है, पेमेंट का सिस्टम सब क्या क्या है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। तो अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स बनना चाहिए। इसका मतलब कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेट देखते हैं ना, फॉर द ईयर डेट लिखते हैं हम लोग, ठीक है, वो डेट आपको बताना पड़ेगा। एंड फैक्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन ऑडिटेड, और आपने जिसको ऑडिट किया है उसको ऑडिट करने में क्या क्या फैक्ट्स मिला आपको, क्या क्या फैक्ट्स का मतलब होता है ऑडिटर को लगेगा कि ये जीपी रेट अच्छा है, एनपी अच्छा था, पिछले साल से अच्छा हुआ है, कंपनी का बैलेंस शीट टोटल इंप्रूव किया है, कंपनी का सारा अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी ने सारा फॉलो किया है, सारा उस फैक्ट्स में अपना लिखेगा। ये इंट्रोडक्टरी पैरा है। इंट्रोडक्टरी पैरा के बाद वो बताएगा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। अच्छा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट, जब तक मैनेजमेंट नहीं ट्रांसपेरेंट रहेगा ऑडिट फेयर नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो अब इसके बाद मैनेजमेंट का तारीफ करेगा या बुराई करेगा, इस पैराग्राफ में लिखेगा, उसमें बताएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का किसका काम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट बनवाएगा। अच्छा, याद रखना, जो ऑडिटर होता है वो आपका अकाउंटेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, वो आपका क्या नहीं हो सकता है, वो अकाउंटेंट नहीं हो सकता है। अ गुड अकाउंटेंट कैन नॉट बी अ गुड ऑडिटर। मतलब आप एक अच्छा अकाउंटेंट हैं तो आप ऑडिटर अच्छा नहीं हो सकते हैं, आप ऑडिटर अच्छा नहीं हो सकते हैं। ऑडिटर है इसलिए बाहर वाला ही लाया जाता है, क्योंकि आप अच्छा लिख रहे हैं, आपका लिखा हुआ सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको जब तक कोई इंडिपेंडेंट आदमी आके आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को नहीं देखेगा, ठीक है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा क्या मिस्टेक हो रहा है। इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डेटा है, जो डेटा सब लिखा जाता है, उसको तो आपका स्टाफ, मेरा स्टाफ जाकर उसको देख के आया है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना के हमको प्रेजेंट करेगा। अब हमको जहां जहां प्रॉब्लम होगा, जहां जहां आपको तकलीफ होगा, हम मैनेजमेंट से पूछ लेंगे, मैनेजमेंट से हम पूछ लेंगे, पूछने के बाद उसमें साइन करेंगे। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना के देगा। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सबसे पहला शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। सेकेंड, यदि आपका फ्रेमवर्क है, मतलब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के साथ होना चाहिए। मतलब ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है, मतलब यदि आप बैंकिंग कंपनी है तो आपको बैंकिंग लॉ के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। यदि आप इंश्योरेंस कंपनी है तो आपको इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, IRDA के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप रेलवे कंपनी है तो रेलवे लॉ के अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। और यदि आप ये सब कंपनी नहीं है, ठीक है, तो फिर सच केस आपको शेड्यूल 3 बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड प्रिपरेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल ICS इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अलग चैप्टर है, इसमें मत घुसेलिए, ठीक है, डिस्कशन में दूसरे तरफ चले जाएंगे। मतलब यह ध्यान रखिएगा कि जब वो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर जब लिखता है, उसमें सिर्फ उसको 2 बात लिखना है कि शेड्यूल 3 फॉलो हुआ है, या कोई दूसरे एक्ट का, यदि किसी दूसरे लॉ के अकॉर्डिंगली यदि आपका बना है तो वो लॉ क्या है वो मेंशन कर देगा, ठीक है। एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ICS इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन हुआ है कि नहीं, ठीक है, वो देख लेगा। ऑडिटर का क्या जिम्मेदारी, ऑडिटर किस किस बात को ध्यान रखेगा, ठीक है। ऑडिटर देखो, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपना ओपिनियन लिखेगा, वो बताएगा ऑडिट वाज कंडक्टेड एज पर ऐसे मतलब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, वो बताएगा ऐसे के अकॉर्डिंगली आपको अपना ऑडिट रिपोर्ट लिखना पड़ेगा। ऑडिटर कंपाइल विद इथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑडिटर कंपाइल विद इथिकल रिक्वायरमेंट मतलब जो इथिकली तो जो काम करना चाहिए था, जो चीज देखना चाहिए ऑडिटर देखेगा। Auditor obtain reasonable assurance as to whether financial statements are free from MMS material misstatements। मतलब material misstatement का मतलब जहां जहां बड़े अमाउंट का मिस्टेक होगा,
ठीक है, ये बात उसको बताना पड़ेगा। बड़े अमाउंट का मिस्टेक तो ऑडिट किया हुआ ट्रेडिंग पेयर बैलेंस शीट में भी कुछ मिस्टेक हो ही सकता है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एमएमएस नहीं होना चाहिए, मटेरियल एमएमएस एग्जाम मत लिख देना, फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीड्यूर फॉलोड इन ऑब्टेनिंग एविडेंस, मतलब एविडेंस लेने का बहुत सारा तरीका है, आप किस तरीके से आप एविडेंस जुगाड़ किए हैं, एविडेंस लेने का बहुत सारा तरीका है, उसका एविडेंस चैप्टर में देखिएगा, पढ़ाए होंगे, ठीक है, ऑडिट एविडेंस लेने का क्या क्या प्रोसेस है, तो आप किस प्रोसेस से एविडेंस लिए हो आपको बताना पड़ेगा। आपको कंपनी का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, कंपनी का अकाउंटिंग पॉलिसी एंड कंपनी का अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। ऑडिटर बिलीव दैट ऑडिट एविडेंस आर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और ऑडिटर को ये बताना पड़ेगा कि जो एविडेंस उसको मिला है उसके आधार पर ही अपना रिपोर्ट लिखा है, और ऑडिट एविडेंस उसके लिए इनफ था ऑडिट रिपोर्ट लिखने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखना, ये ऑडिटर का जिम्मेदारी है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब यहाँ पे ऑडिटर को क्या क्या बात ध्यान रखना है रिपोर्ट लिखते समय, ठीक है। इसके बाद ऑडिटर्स ओपिनियन, अब ऑडिटर्स अपना ओपिनियन लिखेगा, अब लिखेगा ऑडिटर्स इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो लिखेगा कि सारा मटेरियल एस्पेक्ट जो है फेयर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, करेक्ट इज अ डिफरेंट वर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्यूरेट या करेक्ट इज अ डिफरेंट वर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, ट्रू एंड फेयर मतलब जहां तक मैंने देखा वो ट्रू है और फेयर है, उचित है, ठीक है, क्योंकि एवरी एस्पेक्ट देखना ऑडिटर के लिए संभव नहीं होता है। यदि कोई कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क मतलब यदि कंपनी है तो आपको बताना पड़ेगा भैया कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, एंड आप क्या फॉलो किए हैं, कैरो हैज बीन फॉलोड। कैरो ये पहले बताए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, नाफड़ा के रिकमेंडेशन पर, ठीक है, कुछ पॉइंट्स दिया है, उस पॉइंट्स का नाम है, ठीक है, कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कैरो बोलते हैं। उस कैरो में लिस्टिंग किया हुआ है कि आपको किस किस पॉइंट पर अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। ये देने के बाद ऑडिटर साइन करेगा। यदि आप सोल प्रैक्टिशनर है, अकेले हैं, ठीक है, अकेले फर्म जो चलाते हैं, अकेला आपका फर्म है तो आप साइन करिएगा, और यदि आपका फर्म है तो इन केस इट इज साइन इन पर्सनल नेम ऑफ प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप एज वेल एज इन द नेम ऑफ फर्म, मतलब फर्म का नाम में भी साइन होगा और आपके नाम में भी साइन होगा। फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर उस केस में लगेगा, आप जहां साइन करिएगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिएगा, जहां पर फर्म के बदले में आप साइन करिएगा वहां पर फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। डेट दीजिएगा किस डेट में एंड किस प्लेस में, देखिएगा ना जब भी हम साइन करते हैं कोई पेपर उसमें डेट एंड प्लेस चाहिए होता है, तो डेट कहाँ पर है, प्लेस कहाँ पे, आपको साइन करके सबमिट करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो और कंटेंट, ये हम लोग कंटेंट पढ़े हैं, क्या पढ़े हम लोग, कंटेंट पढ़े हैं, ध्यान रखना क्या पढ़े हम लोग, कंटेंट है ये आपको लग रहा होगा ना कि ये कंटेंट सर जितना इजीली पता है उतना इजीली ऑडिट रिपोर्ट होगा, ऐसा नहीं होता है। ऑडिट रिपोर्ट कई सौ पन्ने का होता है, कई 100 पेजेस का होता है, क्योंकि वो कंपनी का, यदि मान लीजिए आपको छोटा बिजनेस है तो अलग बात है, एक लाइन लिख देंगे, ठीक है। यदि आपका लिस्टेड कंपनी है, बड़ा बिजनेस है, तो कई 100 पेजेस का होता है, एवरी एस्पेक्ट उसमें ऑडिटर्स को बताना पड़ता है, ऑडिटर का रिपोर्ट है, ठीक है। ऑडिटर अपने रिपोर्ट के लिए, ऐसे ऑडिटर अपने तब तक जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कोई नेग्लिजेंस ना कर दे। नेग्लिजेंस मतलब बिना देखे आप लिख दिए, बिना देखे आप लिख दिए, तब आप फंस जाइएगा। जब बिना देखे आप लिख देते हैं तब आप फंस जाइएगा। ऐसे आपका रिपोर्ट में कुछ 19-20 होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हो गई, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट कितने तरीके का होता है। तो रिपोर्ट देखा जाए तो 3 तरीके का है। पहले रिपोर्ट का नाम है क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट को बोलते हैं हम लोग अनक्वालिफाइड। दूसरे का नाम है मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट में 2 पार्ट है, क्वालिफाइड एंड एडवर्स, क्वालिफाइड एंड एडवर्स, एंड लास्ट वन जो है उसको लोग बोलते हैं रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर, ठीक है। डिस्क्लेमर का मतलब जहां पे हम आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा कर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं।
रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर मतलब क्लेम कर रहे हैं आपके ऊपर, हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था आपने नहीं दिया, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जहां पर लगेगा ऑडिटर को ना ऑडिट कर ही नहीं पा रहा है, वहां पर रिपोर्ट का नाम क्या लिखिएगा, रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर। अच्छा, क्लीन रिपोर्ट क्या होता है? क्लीन, अनक्वालिफाइड या क्लीन रिपोर्ट क्या है? अनक्वालिफाइड या फिर क्लीन रिपोर्ट क्या है? ठीक है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट या फिर क्लीन रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जहां पे ऑडिटर को लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय शेड्यूल 3 फॉलो किया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ है, एसए फॉलो किया हुआ है, गैप फॉलो किया हुआ है, कंपनी अपना अकाउंटिंग पॉलिसी, कंपनी अपना अकाउंटिंग एस्टीमेट सब फॉलो किया है। इसका मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करके बनाया जाए, ठीक है, तो उस केस में उसी स्टेटमेंट को ऑडिटर बोलता है ट्रू एंड फेयर। क्या लिखता है? ट्रू एंड फेयर। उसी में ऑडिटर लिखता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने देखा वो फ्री फ्रॉम एमएमएस है, माने फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मैंने मिस स्टेटमेंट तो हो ही सकता है पर मटेरियल नेचर का नहीं है, मटेरियल मतलब बड़े नेचर का नहीं है, ठीक है, बड़े नेचर का नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जब ऑडिटर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट तब लिखेगा जब उसको लगेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है और दूसरा उसमें कोई क्या नहीं है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। ये ऑडिटर कब लिख सकता है? जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गैप को फॉलो करके, गैप ही शेड्यूल 3 है, ध्यान रखना, गैप ही क्या है, शेड्यूल 3 है, ठीक है। गैप ही शेड्यूल 3 में कन्वर्ट हुआ है, गैप ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, ठीक है। हम पढ़ेंगे, हम लोग जब आपको आईएफआरएस पढ़ाएंगे सेम 6 में तो हम बताएंगे इंटरनेशनल वाला क्या है, इंडियन वाला क्या है, अभी न्यू इंडियन वाला क्या आ रहा है वो सब बताएंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी उस सब जैसे लाइन डाइवर्ट करिएगा डिस्कशन दूसरा हो जाएगा, एग्जाम ला नहीं होगा। हम क्या बात किए थे आज, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ज्यादा नहीं बताना है। सर ये कैरो एग्जाम में लिखेंगे? हाँ, कैरो इज स्टैंडर्ड फॉर्म, हाँ कैरो इज स्टैंडर्ड फॉर्म वर्ड, कैरो आप लिख सकते हैं। कैरो आप माने एग्जाम में कैरो बोलेगा लिखने के लिए, क्वेश्चन पेपर में कैरो लिखा रहेगा, क्वेश्चन पेपर भी कैरो लिखेगा, ठीक है। इसका मतलब जब आपको लगेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बना हुआ, गैप फॉलो किया हुआ, मतलब सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया हुआ, शेड्यूल 3 बना हुआ है और उसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है, तो ऑडिटर जो रिपोर्ट लिखेगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम रहेगा क्लीन या फिर अनक्वालिफाइड। अच्छा, मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या होता है? मॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब होता है जब एमएमएस इज रिजेक्टेड बाय एन ऑडिटर, जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट है जिससे ऑडिटर आप माने एग्री नहीं करता है, ऑडिटर को उसके बारे में एविडेंस नहीं मिला है, ऑडिटर को उसके बारे में क्या नहीं मिला है, एविडेंस नहीं मिला है। ऑडिटर को एविडेंस नहीं मिलता है, ऑडिटर को क्या नहीं मिलता है, एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो उस अमाउंट यदि बड़े फिगर का अमाउंट है, ठीक है, उस केस में उसका नाम क्या रखेगा, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ऐसे भी किसी भी एक्सपेंस का, छोटे अमाउंट का एक्सपेंस यदि होगा, ठीक है, उसका यदि एविडेंस उसको नहीं मिलता है, ठीक है, तो एविडेंस आपसे बनवाएगा, आपसे लिखवाएगा, मैनेजर से लिखवाएगा, तुम लिख के दो हमको ये हुआ है, ठीक है। ऐसे नहीं साइन कर देगा, ऐसे साइन करेगा उसको रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, फर्स्ट नेग्लिजेंस हो गया ना। क्या हो गया, नेग्लिजेंस हो गया। तो नेग्लिजेंस जहां भी नेग्लिजेंस वाला बात आएगा वहां ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑडिटर ऑडिट करते समय जो उसका अपना एथिक्स है उसको नहीं छोड़ता है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है, हमेशा के लिए आपका अपॉइंटमेंट नहीं है, आपका हमेशा के लिए अपॉइंटमेंट नहीं है, आपका मैक्सिमम 5 इयर्स आपका टर्म है। तो आप ईमानदारी से काम करिएगा, दूसरा कंपनी भी आपको बुलाएगा, और यदि आप ईमानदारी से काम नहीं करिएगा, शेयर होल्डर के या मैनेजमेंट के सारे पनाशिएगा, ठीक है, तो बात तो लीक हो गई आज नहीं तो कल, ठीक है, फिर आपको फिर बड़ा वेंचर, बड़ा कंपनी आपको जल्दी आपको नहीं लेगा। और यदि आप फ्री आप यदि रहिएगा, बाइस फ्री, मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है, जो देखे वो लिख दिए, जो देखे वो लिख दिए, वही लिखा हुआ रिपोर्ट में जो हमने देखा है, ठीक है। उस केस में आपका जो छवि रहेगा वो क्लीन हो जाएगा, आपको अच्छा काम भी मिलेगा। इसका मतलब ऑडिटर जो अपना रिपोर्ट लिखता है तो रिपोर्ट का नाम मॉडिफाइड तब होगा जब ऑडिटर को लगेगा कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट में है। जैसे मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गया, इसका मतलब क्लीन रिपोर्ट नहीं रहा, सॉरी,
हाँ सॉरी, क्लीन रिपोर्ट नहीं रहा, अनक्लीन हो गया, मैं अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं रहा, और रिपोर्ट आपका क्या हो गया, क्वालिफाइड। रिपोर्ट क्वालिफाइड तब बोलता है ऑडिटर एक रिपोर्ट को क्वालिफाइड, रिपोर्ट का नाम हेडिंग में लिखिएगा क्वालिफाइड रिपोर्ट, टाइटल जहां लिखता है वहां क्वालिफाइड रिपोर्ट तब लिखेगा जब उसको लगेगा एमएमएस है, पर एक वर्ड याद रखना, बट नॉट परवेसिव। क्या है, परवेसिव, PERVASI, परवेसिव मतलब व्यापक, फैला हुआ, मतलब उसको लगेगा कि एक जगह कहीं पर हम देखें एमएमएस है, या दो जगह कहीं पर देखें एमएमएस है, ठीक है, उसका हमको सैटिस्फैक्टरी आंसर हमको मैनेजमेंट से नहीं मिला, ठीक है, तो रिपोर्ट का नाम क्या रखेगा, क्वालिफाइड। मतलब एमएमएस होना चाहिए, और एमएमएस क्या होना चाहिए बताइए, तो नॉट परवेसिव। नॉट परवेसिव मतलब फैला हुआ नहीं होना चाहिए, व्यापक नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो क्या नहीं होना चाहिए, परवेसिव, ज्यादा बड़ा का मतलब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट मत बोल समझिए, मतलब वो अलग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 जगह हम देखे हैं, ठीक है, तो फैला हो गया ना, बहुत जगह देख लिए ना, ठीक है, तो उसका नाम हम रख देंगे एडवर्स रिपोर्ट। इसका मतलब यदि कभी लगे ऑडिटर विल हैव टू स्टेट द रीजन ऑफ क्वालिफिकेशन मेंशन इन द रिपोर्ट, आपने उस रिपोर्ट का नाम क्वालिफाइड क्यों लिखा, आपने क्या ऐसा एविडेंस देखा, ये ऑडिटर को लिखना पड़ेगा। जैसे ऑडिटर को लगेगा पीबीडी इज नॉट एडिक्वेट, आपने जो पीबीडी क्रिएट किया है वो डेटर्स के अमाउंट वैल्यू के अकॉर्डिंगली या नेचर ऑफ डेटर्स के अकॉर्डिंगली आपका ठीक नहीं है, या फिर आपने डेप्रिसिएशन के चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट लिखा है वो इम्प्रॉपर है, या तो ज्यादा लिखा हुआ है या कम लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों ही केस में ऑडिटर उसका नाम क्या रखेगा, ऑडिटर, इसके लिए ऑडिटर तो बोला होगा मैनेजमेंट को ना, ऐसा बात नहीं है, ऑडिटर पूछा होगा मैनेजमेंट को कि भैया पीबीडी जो है इतना कम क्यों है आपका, मैनेजमेंट इसके ऊपर सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया, ठीक है, और ये सारा बात रिटेन होता है, ध्यान रखना, ओरली नहीं होता है, ओरल का कोई वैल्यू नहीं है, सारा या तो रिटर्न या मेल के थ्रू होगा, अभी तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है ना, ईमेल के थ्रू होगा, ईमेल आप ईमेल करिए कि भैया ये ज्यादा क्यों है, मैनेजमेंट उसका आंसर देगा, आपके पास प्रूफ आ गया, ठीक है, या फिर आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट इम्प्रॉपर होने पर, तो इम्प्रॉपर का मतलब कम या ज्यादा दोनों हो सकता है, ठीक है, होने पर आप क्या दे सकते हैं, आप रिपोर्ट का नाम क्या रख सकते हैं, रिपोर्ट नाम रख सकते हैं क्वालिफाइड। अच्छा, एडवर्स रिपोर्ट क्या होगा, तो सेम एमएमएस होना चाहिए, और एमएमएस क्या होना चाहिए, परवेसिव। परवेसिव मतलब जहां तहां देखें उल्टा पुल्टा है, जहां तहां देखें उल्टा पुल्टा है, और किसी का सैटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है, वर्ड याद रखना होगा, एमएमएस एंड क्या होना चाहिए, परवेसिव होना चाहिए। यदि ऑडिटर अपने रिपोर्ट का नाम एडवर्स लिख दे, एडवर्स का मतलब नेगेटिव लिख देगा, कंपनी का 12 बज जाएगा, कंपनी का गुडविल जो है धुआं का तरह हवा में उड़ जाएगा, धुआं का तरह हवा में उड़ जाएगा। इसका मतलब ये एडवर्स रिपोर्ट कब होगा, व्हाइल वेरीफाइंग द अकाउंट्स ऑफ डेटर्स he comes to know that a certain portion of debt remains outstanding for long period and no provision has been created, and उसके ऊपर क्या नहीं क्रिएट हो रहा है, उसका कोई प्रोविजन नहीं क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब डेटर्स आपकी बैलेंस शीट में है और काफी सालों से चल रहा है, पर भैया 1 साल से पुराना डेटर्स होने से तो बैड डेट्स हो जाएगा ना, और आप तो दिखा नहीं बैड डेट्स, आप क्या दिखा रहे, इसका मतलब डेटर्स हो सकता है पैसा दे दिया होगा आपको, और पैसा मैनेजमेंट घपला कर दिया है, और डेटर्स बैलेंस शीट में लिखा, जैसे डेटर्स कम करेगा तो कैश बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो डेटर्स तो आ गया, डेटर्स क्या दे दिया है, पैसा दे दिया है, पैसा क्या कर दिए हम, घपला कर चुके हैं, गंडगोल हो चुका है, लेकिन डेटर्स को कहां दिखा रहे हैं हम, बैलेंस शीट में दिखाए जा रहे हैं। ऐसे केस में डेटर्स ऑडिटर्स उसका नाम भी लिखता है, उस स्टेटमेंट उस रिपोर्ट का नाम लिखेगा एडवर्स रिपोर्ट, मतलब आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर नहीं है, ये नेगेटिव रिपोर्ट है, नेगेटिव रिपोर्ट, ध्यान रखना। अरे यार एक ही नंबर, ठीक है, छपा हुआ क्वेश्चन, मतलब ऊपर जो पढ़े हम लोग, कंटेंट एक अलग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। अच्छा, टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में तो वो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, कोई 2 ऑडिट रिपोर्ट बोलेगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, एक का मार्क्स 3, एक का मार्क्स 2, ऐसा रहेगा। हो सकता है अनक्वालिफाइड लिख देगा, दूसरा क्या लिख देगा,
एडवर्ड्स या ये डिस्कस कर लिए क्या, रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर? अच्छा, रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर मतलब रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर एक और भी एक डिफरेंट सिचुएशन है। मतलब ये वो सिचुएशन है जहां पर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम्प्लीट है, आपका जो हम ऑडिट करेंगे आपके पास जो डेटा है वो इनकम्प्लीट है। मतलब ऑडिट करने के लिए जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो एविडेंस चाहिए, हम मैनेजमेंट से बार बार मांग रहे हैं, मैनेजमेंट से हम बार बार मांग रहे हैं, ठीक है, बार बार हम मांग रहे हैं, ठीक है, पर मैनेजमेंट क्या कर रहा है उसका आंसर हमको नहीं दे रहा है। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैनेजमेंट हमको रोक रहा है ऑडिट करने से, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर अपना रिपोर्ट का नाम लिखता है, रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर, और बोलता है रिपोर्ट में कि हम ऑडिट करने में असक्षम हो गए क्योंकि हमको जो इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हमको नहीं दे पाया, मैनेजमेंट हमको क्लियर सबको? अच्छा, मतलब हम लोग बात करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट छपा हुआ क्वेश्चन है कि ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला डिफरेंस, ऑडिटर रिपोर्ट क्या है? ऑडिटर रिपोर्ट एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जो एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में लिखा जाता है, जिसमें ऑडिटर अपना सिर्फ ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। यार वर्ड से याद रखिएगा तभी इंग्लिश लिख पाइएगा। आपको लगता होगा ना कि कुछ भी आप लिखिएगा आप इंग्लिश हो जाएगा आपका, तो गलतफहमी है आपका। ये क्या कैसे लिखा? ऑडिटर रिपोर्ट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट, किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म। वाई स्टैंडर्ड फॉर्म? बिकॉज इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ ना, ऐसे 700 दिया ना कंटेंट इसका, उसका ऐसे फॉर्म लिखना होगा जिसके थ्रू ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। किसके ऊपर? राजीव सर के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस कंपनी का जिसका उसने ऑडिट किया है। देखो लिखा है, देखो, expresses format through which an auditor expresses opinion on the reliability and correctness of an entity financial statement, ठीक है। ये इंग्लिश लिखते समय आपको वर्ड्स चाहिए, आपको क्या चाहिए? एक वर्ड चाहिए। सुबह से बच्चा मैसेज किया था कि आईएफएस के तो ऑडिट को लिखेंगे क्या बहुत ज्यादा, तो पहला बात तो बाबू लिख नहीं पाइएगा, ठीक है। पहला बात आप आलतू फालतू लिख नहीं पाइएगा, और दूसरा बात कि आपको आलतू फालतू लिखना नहीं है, ये तो लिख भी नहीं पाइएगा, और दूसरा आपको लिखना नहीं है। आपको जो कंसर्न पोर्शन है उस पोर्शन में लिखना है आपको। हाँ, उसमें यदि आपके पास नॉलेज ज्यादा है, अरे थोड़ा बोले ना, आप देखो ना, मोबाइल निकालो ना, हम बोले नोट्स कहीं पर थोड़ा चेंज कर दिए, ठीक है। हाँ, कहीं पे लगा कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉइंट्स होना चाहिए, रिवाइज नोट्स, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बोले थे बताइए? मतलब आपको पहला बात ज्यादा नहीं लिखना, आपको टू दी पॉइंट ही लिखना है। यदि ना ये पूछता है ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट का डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस कितने पॉइंट का होना चाहिए? 5 नंबर है, मैक्सिमम मिनिमम 5 पॉइंट, मैक्सिमम 7-8 पॉइंट होना चाहिए, उससे मत लिखना, लिख नहीं पाएगा, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएगा पेपर, ठीक है। अच्छा, ऑडिट, ये और इसका ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट का जो डिफरेंस पढ़ेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट में क्या बोले, क्या लिखना? पहला पॉइंट, ऑडिट रिपोर्ट इज अ रिटेन स्टेटमेंट, in a prescribed form in which auditor expresses his opinion, okay, on the reliability and correctness of financial statement of an entity। मतलब ऑडिटर किसी एंटिटी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, उसका नाम क्या रखेगा? उसका नाम रखेगा ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा, ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? ऑडिट सर्टिफिकेट भी रिटेन स्टेटमेंट है और कंफर्मेशन है ऑफ एनी पर्टिकुलर मैटर। एवरी मैटर का ये नहीं होता है, एवरी मैटर का क्या नहीं होगा? एवरी मैटर का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है। रिपोर्ट में बहुत सारा बात लिखा हुआ है, अब मैनेजमेंट को लगता है कि किसी एक पॉइंट पर उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो ऑडिटर उस पॉइंट का सर्टिफिकेट बनाएगा। सर्टिफिकेट बनाते समय देखिए उसको हम पढ़ेंगे कहीं न कहीं उसमें ऑडिट इन डेप्थ करना पड़ता है, ऑडिट इन डेप्थ करना पड़ता है, शुरू से लेके लास्ट तक।
मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड सारा पॉइंट को चेक करना पड़ता है, तब वो सर्टिफिकेट लिखेगा। सेकेंड पॉइंट, ऑडिट रिपोर्ट इज ए mere expression ऑफ ओपिनियन, उसमें सिर्फ ओपिनियन लिखा जाता है, लेकिन ऑडिटर ऑडिट सर्टिफिकेट, ठीक है, क्या है हम लोग का कंफर्मेशन, क्या है हम लोग आपका कंफर्मेशन अबाउट करेक्टनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर मैटर, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर मैटर में जो अमाउंट लिखे हैं या जो बात हम बोले वो सत्य है, इस बात का करेक्टनेस है, वो इस बात का वो करेक्टनेस है। मतलब ऑडिट रिपोर्ट लिखते समय एजम्पशंस एंड एस्टिमेट्स होता है, बिकॉज ऑडिट सिंपल प्रोसेस नहीं है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, उसमें एजम्पशंस होगा, एस्टिमेट्स होगा, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट में ट्रू एंड फैक्ट्स फिगर्स ही लिखा रहेगा, उसमें कोई उल्टा सीधा चीज नहीं चलेगा, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट जो है सिर्फ ओपिनियन है, उसमें कोई गारंटी नहीं है, नॉट अ गारंटी, उसमें उलट फिर थोड़ा बाया हो सकता है, पर ऑडिट सर्टिफिकेट जो है गारंटी है, गारंटी जो लिखे हैं वो सत्य है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट वास्ट होगा, क्या होगा, वास्ट होगा, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट लिमिटेड स्कोप का होगा, क्योंकि रिपोर्ट है ना पूरा बात लिखा हुआ, उसमें सर्टिफिकेट में सिर्फ उसी एरिया पर लिखा हुआ है जिस एरिया पे हमको चाहिए होगा, ठीक है। इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है ऐसे 700, लेकिन इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट एवरी ईयर लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब जरूरत पड़ेगा लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा यदि ऑडिट रिपोर्ट में कोई आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाए, ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल तब तक जब तक आप कोई नेग्लिजेंस ना कर दें, जब तक क्या ना कर दे। नेग्लिजेंस का मतलब आप चाहते तो उसको देख सकते थे, पर आपने देखा नहीं, आपने इग्नोर कर दिया, उस फैक्ट को इग्नोर कर दिया, उस फैक्ट को इग्नोर करने के कारण, ठीक है, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो गया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के कारण कंपनी को नुकसान हो गया। ऐसे सिचुएशन में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, ऑडिटर जेल भी जा सकता है, ऑडिटर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है ना कितने अमाउंट का चीज है। बहुत बार क्या होता है ना, ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिल गया, मैनेजमेंट जो बोल रखा था भैया, वहां भी नेग्लिजेंस हो गया ना, आपका एथिक्स था उसको इग्नोर कर लिया, आपका एथिक्स था उसको आप इग्नोर कर दिए, तो आप अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको इग्नोर कर दिए, इग्नोर करके दूसरा काम करने लग गए, तो भैया आप जिम्मेदार हो जाइएगा, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट में कोई चीज यदि गलत निकलता है तो उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ऑडिटर मे नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैज बीन ओपिनियन बाय हिम इन हिज रिपोर्ट प्रोवाइडेड। ये पॉइंट हो चुका, ये पॉइंट नंबर 9 को जरूरत नहीं पड़ेगा, 9 इसी पॉइंट में गंडगोला, 9 में पॉइंट हटा दीजिए, 9 में पॉइंट ही ना ऊपर वाला पॉइंट है, 8 नंबर पॉइंट ही 9 में पॉइंट है, 8 में ये पॉइंट नहीं लगेगा, पहला 8 पॉइंट ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आएंगे कैरो के ऊपर पिछले साल क्वेश्चन पूछा है, पर हम लोग कैरो बिना पढ़े हुए हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। कैरो में इस बार हम बच्चों लोगों को बोले 2 बात पढ़ने के लिए। सबसे पहले बात, कैरो क्या है, कैरो किसके लिए अप्लाई होता है, कैरो का कंटेंट्स, रिपोर्टिंग का जो कंटेंट्स है, किस किस एरिया पे आपको रिपोर्ट लिखना है, वो उसका लिस्टिंग, उसे 10 लिस्टिंग याद करके जाइएगा। अच्छा, सबसे पहला बात, तो कैरो है क्या? तो कैरो का फुल फॉर्म है कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 ऑडिटर रिपोर्ट है, ठीक है। मतलब ये कोविड के ठीक पहले ये रिपोर्ट आया था, कोविड मार्च से अप्रैल से स्टार्ट हो गया था, उसके पहले स्टार्ट हो गया था, पर ये फरवरी 2020 में एप्लीकेबल हो गया था। अच्छा, कैरो है क्या? मतलब एक हम लोग का अथॉरिटी है, इसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नाफरा। ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जो अपने देश का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग प्रोफेशन को का स्टैंडर्ड को अपग्रेड करता है। तो कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए इसके बारे में वो अपना ओपिनियन देता है, नाफरा, ठीक है। नाफरा का ऐसे बहुत रोल है। नाफरा क्या करता है, अपना रिपोर्ट किसको बताता है? एमसीए को। इसका मतलब नाफरा को कौन बनाया? नाफरा को एमसीए बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अपने अंडर एक बॉडी बनाया, ठीक है, जिस बॉडी का काम है
कि अपने देश में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन का स्टैंडर्ड या उसका प्रोसीड्यूर या उसका तरीका कैसा होना चाहिए, इसके बारे में सुझाव दे। सुझाव किसको दे? कंपनी को नहीं, उसका कंपनी नहीं मानेगा। वो किसको सुझाव देगा? वो एमसीए को सुझाव देगा। और एमसीए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के हेल्प से या उसके थ्रू, ठीक है, इन सारे बात को मार्केट में लाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो, नाफड़ा किसको रिकमेंड करेगा? एमसीए। एमसीए किसको रिकमेंड करेगा? आईसीआई को, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट को। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही अपने देश का अकाउंटिंग बॉडी है, ठीक है, अकाउंटिंग और ऑडिट बॉडी का सबसे बड़ा बॉडी वही है। तो वो क्या करेगा? अपने थ्रू सभी को सारा इंफॉर्मेशन वो पास करेगा, ऑडिटिंग मैंडेटरी करेगा, उसमें पॉइंट सब लिखेगा, सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है, ये एमसीए बोला, एमसीए नोटिफाई किया, एमसीए की 25 फरवरी 2020 को, मतलब कैरो जो है पुराने कैरो को रिप्लेस किया। इससे पहले भी कैरो था, उसका नाम था कैरो 2016, उसको रिप्लेस किया। कैरो क्या है? एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है, मतलब एक्स्ट्रा आपको लिखना है। आपका जो ऐसे 700 है, देखिए हम आपको मेरा बात को ध्यान नहीं दिए होंगे, आप मेरे बात को ध्यान नहीं दे। हम ऑडिट रिपोर्ट स्टार्ट किए थे बोलना, तब आपको बोले थे ऑडिट रिपोर्ट लिखते समय 3 बात ऑडिटर ध्यान रखता है। सबसे पहला कंपनी लॉ, दूसरा एसए 700 एंड तीसरा कैरो 2020। ये 3 बात को दिमाग में रख के रिपोर्ट लिखता है। ठीक है, इसका कैरो जो है एडिशनल रिक्वायरमेंट है। ये कैरो में अलग से ऑडिटर को सर्टेन पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन लिखना पड़ता है। अच्छा, कैरो किसके लिए एप्लीकेबल है? तो पहला बात सारे कंपनी के लिए, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, जितने भी कंपनी है सबके लिए कैरो एप्लीकेबल होगा, सिर्फ इन लोग को छोड़कर। याद रखना है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, एनटीओ। 3 ओपीसी, स्मॉल ओपीसी भैया कैसे बर्दाश्त करेगा, समझिए ना। तो ओपीसी स्मॉल कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ठीक है, बहुत इजी है यार, आप याद नहीं करना चाहिएगा, अलग बात है। ठीक है, याद करने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है। पहला बात क्या बताया? कैरो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट द फॉलोइंग्स। पहला कौन? क्यों नहीं बैंकिंग पे अप्लाई होगा? सिंपल है बात है भैया, उसके लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, आरबीआई गाइडलाइंस है, वो आपका बात क्यों मानने जाएगा? ठीक है। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी IRDA है, वो आपका बात कैसे मानने जाएगा? एंड थर्ड, सेक्शन 8 कंपनी तो है दान पुण्य कर रहा ना, लोगों का सेवा कर रहा ना, तो उसको कैरो से क्या मतलब है? 3 ऐसे ही हो गया। ओपीसी छोटा कंपनी नहीं करेगा, स्मॉल कंपनी नहीं कर पाएगा। एंड प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब यदि उसका एग्रीगेट पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 100 लाख, यदि उसका पेड अप कैपिटल 100 लाख से कम है, या मार्केट से लोन लिया है जो 100 लाख से कम है, या उसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो कैरो नहीं लगेगा। कैरो नहीं लगेगा। इन सब को एक्सीड कर जाए, इनमें से कोई पॉइंट एक्सीड कर जाए, कैरो लगेगा। कैरो मतलब प्राइवेट कंपनी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है, ड्यूरिंग एनी पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। पहला क्या बताएं? उसका जो कैपिटल का मतलब शेयर होल्डर फंड्स, कैपिटल रिजर्व दोनों ऐड करके, किसको एक्सीड नहीं करेगा? शैल नॉट एक्सीड। जैसे 100 लाख क्रॉस कर गया भैया, कैरो में रिपोर्ट लिखिए। आपका आउटस्टैंडिंग लोन जो है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, उस 100 लाख को क्रॉस कर गया तो भैया कैरो लगेगा, नहीं किया नहीं लगेगा। और आपका एग्रीगेट टर्नओवर यदि 10 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो कैरो आपके लिए लगेगा। और ये सब नहीं होता है तो आपके लिए कैरो नहीं है। अच्छा, कैरो में कौन कौन सा पॉइंट में डिटेल्स लिखना पड़ता है? ये हम लिखे हैं शायद 21 पॉइंट लिखे हैं, आप 10 याद रखिएगा, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा लिखने। ठीक है, पहला हम ऐसे रीडिंग करते जाएंगे क्योंकि इसको समझाने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, पहला है डिटेल ऑफ टैंजिबल एंड इंटैंजिबल एसेट्स, डिटेल ऑफ इन्वेंटरीज एंड वर्किंग कैपिटल, डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टू डायरेक्टर्स, कंप्लायंस का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन सब चेक करना। ठीक है, कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, deposit of statutory liabilities, unrecorded income,
default in repayment of borrowings, fund raised and utilization, fund raised and whistleblowers complaints, ठीक है, compliances by निधि, compliances on transaction related party, सब के ऊपर लंबा लंबा कहानी सब है, आपके सिलेबस में नहीं है वो। यही सब एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ता है, मान लीजिए आप आते हैं और सीए पढ़ते हैं, सीए पढ़ने के लिए फिर इसका कहानी बताना पड़ेगा, इसके अंदर का कहानी बताना पड़ेगा कि अब इसमें इंटैंजिबल एसेट, टाइम एसेट में क्या क्या बात देखना है। हाँ, उसमें ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखेंगे, परचेज कैसे लिखेंगे, एक्विटेड डेप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे, वो सारा जैसे हम फाइल कौन करते हैं ना, चार्ट बनाते हैं, ठीक है, वो चार्ट सब एक्सप्लेन करना पड़ता है, वो सब वही अंदर का बात है, ठीक है। 10 पॉइंट बोले और आप बाकी पॉइंट आप पढ़िएगा, पढ़ के इसको याद करिएगा, इसमें और कोई अंदर का कोई कहानी इसमें नहीं है। 21 पॉइंट मैंने लिखा है, आपको 10 याद करना है। जो बच्चा को लगे कि 10 से ज्यादा पढ़ सकते हैं, शौक है याद पढ़ने का, तो पढ़ सकते हैं। आइए, ये 10 मार्क्स का कहानी था। आइए, क्या हुआ? अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से एक बार बोल देंगे, घर जाके आज ही याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में जो 4 बताए, 3 नहीं है 4, हाँ 4 बताए, क्वालिफाइड, एडवर्स और उस डिस्क्लेमर, 4 रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑडिट सर्टिफिकेट एंड ऑडिट रिपोर्ट, तो आपका सब कुछ ठीक रहा, ये 4 में से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ग्रह दशा खराब रहा तो कैरो से क्वेश्चन पूछेगा। कैरो का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस बार ये है कि कैरो किसके लिए एप्लीकेबल है। यदि पूछेगा ना कि कैरो का एप्लीकेबिलिटी लिखिए, या ऐसे पूछिए कैरो नॉट एप्लीकेबल, दोनों का आंसर सेम है। ये कंटेंट पूछते हैं, कैरो का कंटेंट्स क्या क्या कैरो बताया गया है, ठीक है, तो फिर वो आपको सारा बात बताना पड़ेगा। और उससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन कैरो का पूछता है तो भैया चॉइस में कोई क्वेश्चन है ना, करिएगा। चॉइस में और रहेगा ना, इंटरनल और आता है ना, करिएगा, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे, उसका नाम है अदर फर्स्ट एरिया। फर्स्ट एरिया नाम क्यों रखा गया? अदर फर्स्ट एरिया का यहाँ मतलब ये है, और कौन कौन सा ऐसा बात है जो कंपनी को या ऑडिटर को ध्यान रखना है। इसमें 2 इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम है, पहले का नाम है कॉस्ट ऑडिट एंड दूसरे का नाम है, इनका डिफरेंस इस बार इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा क्वेश्चन इसमें इस बार इंपॉर्टेंट है, इसमें से उसका नाम है या तो परफॉर्मेंस या एनवायरमेंट। अच्छा, इस क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन कैसा पूछेगा, शॉर्ट नोट्स आता है, शॉर्ट नोट्स 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट। देखिए पेपर में एंड की तरफ देखिएगा, ग्रुप बी में देखिएगा, आपके पास पेपर है, लाइए पेपर है तो मैथ, हाँ लाइए, आते हैं बच्चे लोगों को समझ में आना चाहिए ना कैसे क्वेश्चन आएगा। देखो ये देखिए, पिछले साल पेपर 10 मार्क्स, देखिए लास्ट क्वेश्चन एंड की तरफ देखिए, 10 मार्क्स का ग्रुप में देखिएगा, 10 मार्क्स का ग्रुप में देख रहे हैं ना, एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएगा। ये शॉर्ट नोट्स चैप्टर 7 का रहता है। ये चैप्टर 7 का सिलेबस निकाल देख लीजिए ना, सिलेबस निकाल देखिए, जो टैक्स ऑडिट, सोशल ऑडिट एंड प्रोप्राइटरी ऑडिट तीनों दिया हुआ था, उसमें टोटल 5 नाम है, ठीक है। तो 3 हटा दिया हमने, बचा कौन? 2, एक एनवायरमेंट, एक परफॉर्मेंस, एक प्रोप्राइटरी ऑडिट है, प्रोप्राइटरी ऑडिट से लास्ट ईयर पूछ चुका है, जो उसको हटा दिया। तो 2 पढ़ना, परफॉर्मेंस और इन्वायरमेंट एंड की तरफ से, और स्टार्टिंग की तरफ से कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट और उसका डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, आइए सेक्शन 148 कंपनी लॉ। मेरे पास कितना सारा कॉस्ट ऑडिट का नोट्स, कल भी एक बच्चा नोट्स भेजा था हमको, हाँ, कि सर कॉस्ट ऑडिट का नोट्स ठीक है कि नहीं, पुराना नोट्स है सर, सब नोट्स कब का है, कम से कम 10 साल पुराना नोट्स है, पर उस नोट्स में उन सब बात का कोई जिक्र नहीं है जो कंपनी लॉ सेक्शन 148 में लिखा है। कॉस्ट ऑडिट का चैप्टर नहीं है,
कॉस्ट ऑडिट कंपनी एक्ट का चैप्टर है सेक्शन 148, सेक्शन 140 लिखना है एग्जाम में, 148 ऑफ कंपनी एक्ट में इसका लिखा हुआ है। ये ऑडिट का चैप्टर नहीं, ध्यान रखना है, ये कंपनी एक्ट का चैप्टर है, कॉस्ट ऑडिट वाला पोर्शन, ठीक है। इसका मतलब जो भी नोट्स हमको बच्चा लोग भेजा था, उस अधिकतर दो तीन नोट्स सर आपका नोट्स बहुत लंबा है, ये नोट्स ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो नोट्स का लंबाई चौड़ाई पर मत देखिए, नोट्स में कंटेंट क्या वो देखिए। आप पूरा बात नहीं याद रख पाइएगा, आप नोट्स और छोटा कर दिए, जो मैथ में लिखा उसे तो छोटा कर दिए, पीडीएफ में देख लीजिएगा, वो सा पॉइंट्स मर्ज कर दिए, छोटा कर दिए। सेक्शन 148 है क्या? सेक्शन 148 सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट ऑडिट को मेंटेन करवाए एंड कॉस्ट ऑडिट का ऑडिट का रिकॉर्ड को मेंटेन करवाए, उस रिकॉर्ड को ऑडिट करवाए। फिर से बता रहे, सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर करता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड सर्विस सेक्टर से क्या मेंटेन करवाए, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करवाए, एंड इसके बाद उस कॉस्ट रिकॉर्ड को क्या करवाए, ऑडिट का। इंट्रो, आंसर का इंट्रो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या लिख रहे हैं, स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, यही बात आप इंट्रो में लिखिएगा। अब बताइएगा प्रोविजंस क्या है। तो पहले प्रोविजन में सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टेन स्पेसिफाइड, याद रखना स्पेसिफाइड वर्ड याद रखना, सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोडक्शन एंड सर्विस सेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट ये ऑर्डर करेगा कि भैया आप लोग ना कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखिए। मतलब फिर से बताइए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ऑडिट नहीं है, फर्स्ट पॉइंट में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड प्रोडक्शन सेक्टर को एंड स्पेसिफाइड सर्विस सेक्टर को, ठीक है, ये ऑर्डर देता है कि आप क्या मेंटेन करिए, आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करिए। आपके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड का मेंटेनेंस मैंडेटरी हो गया। आपको 3 बात रिकॉर्ड करना है, आपका मटेरियल कंजम्पशन क्या है, आपका लेबर यूटिलाइजेशन क्या है, एंड आपका ओवरहेड क्या है, तीनों रिकॉर्ड करके दिखाइए। पर ध्यान रखना बात, ये रूल उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता है जो किसी दूसरे एक्ट के अंदर ऑलरेडी मेंटेन कर रहा है। मतलब फिर से स्टैट्यूटरी कंपनीज, ठीक है, वो लोग इसमें से हट जाएगा। या उनके लिए ऑर्डर देता है तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर उनके लॉ में जो बात लिखा हुआ उसको कंसल्ट करने के बाद देगा। ये लिखे हुए देखो, when any company engage with special acts, then before issuing such order in respect of such company, central government consult the regulatory body constituted under this act. उनको यदि ऑर्डर देता है तो उनका जो अथॉरिटी है उनको उनसे परामर्श करने के बाद, उनसे बात करने के बाद ही उनको ऑर्डर दे सकता है, अदर वो लोग इस एक्ट के बाहर चला जाएगा। ठीक है, पहला बात बता दी। ये फर्स्ट था ना मेंटेनेंस, सेकेंड है अब मेंटेनेंस करने के बाद, अब मेंटेन करने के लिए हम बोल दिए 20 कंपनी को, हम 20 कंपनी को स्पेसिफाई किए, देख भैया तुम और तुम क्या मेंटेन कर, कॉस्ट ऑडिट मेंटेन कर, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर। अब उसमें से हमको लगा कि ये 5 कंपनी का हम ऑडिट करवाएंगे, जिसको हम ऑडिट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोले हैं, सभी को ऑडिट करने नहीं बोलेंगे। उसमें से हम सर्टेन कंपनी को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में पास ऑर्डर ऑफ फॉर कॉस्ट ऑडिट टू एनी स्पेसिफाइड कंपनी हु आर मेंटेनिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स and have net worth or turnover of such amount as may be specified। इसका मतलब अब उसमें से कोई छोटा कंपनी है तो भैया उसको क्यों बोले करने के लिए, कॉस्ट ऑडिटर आएगा ना, कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट अकाउंटेंट रहेगा, जो सीएमए पास करके बच्चे लोग जाता है वो लोग रहेगा, वो अच्छा खासा फीस चार्ज करेगा, ठीक है। और उसके लिए फिर आपको बहुत सारा कंप्लायंसेस फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर आएगा, उसका फीस है, छोटे कंपनी को बोलेगा नहीं, छोटे कंपनी को नहीं, हाँ मेंटेन करने के लिए बोल सकते हैं मेंटेन, लेकिन कॉस्ट ऑडिट करने के लिए उसमें से जिसका टर्नओवर या नेटवर्क ठीक ठाक रहा, ठीक है, उसी को कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, कॉस्ट ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट बीओडी को देगा,
बीओडी माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी उस रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। क्लियर? अच्छा, अभी एक रूल है, रूल 3 एंड रूल 4, ये कंपनी लॉ में बाद में इंसर्ट किया गया, कंपनी में लॉ में बाद में इसको इंसर्ट किया गया। ठीक है, ये इस रूल में ये बताया गया कि कुछ ऐसा कंपनीज है जिसके लिए कॉस्ट ऑडिट मेंटेन करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, एंड उनका कॉस्ट ऑडिट भी कंपलसरी है। ऐसा कंपनी कौन कौन सा है? इसका क्वेश्चन इस पार्ट से पूछ सकता है। और याद रखना बात, कॉस्ट ऑडिट में यदि आपको शॉर्ट नोट्स पूछेगा 5 नंबर का, तो औकात के बाहर मत लिखना। औकात के बाहर का मतलब क्या होता है? यही रटा हुआ है, 3 पेज लिख दिए, ऐसा वो काम ही मत करना। एक आंसर लिखने का लिमिट है, उतना ही लिखना। अब ये आपका कैपेबिलिटी है, अच्छा से पढ़ा हुआ रहेगा तो जितना बात हम ऊपर में बोले वो सारा बात आप इंट्रो में लिख के निकल जाइएगा। सब बात क्या किस में लिख के निकल जाइएगा? आप इंट्रो में अच्छा से पढ़ा हुआ रहेगा, देखिएगा आपका अपने आप बुद्धि काम करेगा। आप सेक्शन 148 का इंट्रो लिख रहे हैं ना, वहीं पर दोनों पॉइंट मर्ज हो जाएगा, वहीं पर आपका अपने आप ही देखिए राजीव सर से अच्छा नोट्स आपका बन जाएगा। फोटो इसके लिए आना ठीक है, और इंट्रो में चला जाएगा। यदि मान लीजिए 5 मार्क्स से पूछा तो उतना ही लिखना जितना चाहिए। ठीक है, कम लिख तो उस केस में ना हमको ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंचना है ना, इसका ऑब्जेक्ट्स भी बताना, ये भी लिखना, ऑब्जेक्टिव्स भी लिखना है ना, ऑब्जेक्टिव्स भी लिखना है उसका, यहाँ तक पहुंचना है। अब आपको लगेगा सर आप तो ऑब्जेक्टिव्स ही लिख दिए 10 तो कैसे लिखेंगे? अरे भैया ऑब्जेक्टिव 3-4 लिखना ना, आंसर जबरदस्त होना चाहिए, तभी आपका मार्क्स जबरदस्त आएगा। आंसर जबरदस्त का मतलब आंसर के अंदर जो आपने बात लिखा है वो बात ना कम लिखकर डिफरेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है, सारा पॉइंट कवर किया हुआ है। तो ये तभी हो सकता है ना जब आपका बहुत अच्छा पढ़ा हुआ हो। ठीक है, और लिखने का बात तो छोड़िए, एग्जाम से पहले आज के बच्चों तो घर में कोई लिखता नहीं है। ठीक है, वो सब कहानी सब किताब वाला बात हो गया। क्या बात बोलिए, वो सब किताब वाला बात। आइए, हम लोग जो पढ़ते थे ना, तो हम लोग लिख के देखते थे, ऐसे याद किए, देखिए लिख पा रहे कि नहीं, ये सब चीज यार वो कहानी हो गया ना। अच्छा, रूल 3 क्या बोलता है कि ऐसा कौन कौन सा कंपनी है जिनको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है। तो लॉ बोलता है कि देखो, रेगुलेटरी सर्विस एंड नॉन रेगुलेटरी सर्विस में यदि आपका टर्नओवर 35 करोड़ को क्रॉस कर जाए, 35 करोड़ को क्रॉस कर जाए, तो आपके लिए मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड कंपलसरी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें आ गया ये नॉलेज के लिए, एग्जाम में आप 5 नंबर इतना नहीं लिख पाइए। रेगुलेटरी सेक्टर कौन कौन सा है? रेगुलेटरी सेक्टर 6 है। एक है टेलीकम्युनिकेशन, दूसरा है पावर जनरेशन, ठीक है, और पावर जनरेशन, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है ड्रग्स, पांचवा है फर्टिलाइजर्स, एंड छठा है शुगर इंडस्ट्री। एंड छठा कौन सा है? शुगर इंडस्ट्री। ये आपका ना 6 रेगुलेटरी सेक्टर्स है, 6 रेगुलेटरी सेक्टर्स है। ठीक है, पहला क्या बताएं? फर्स्ट का नाम क्या बताएं? टेली, ऐसे सिंपल है, टेली कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, इससे पावर जनरेशन हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा मेडिसिन कंपनी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, यदि आपका स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगा तो मेडिसिन कंपनी, फर्टिलाइजर्स एंड शुगर इंडस्ट्री, 6। ठीक है, नॉन रेगुलेटरी कौन कौन है? आर्म एम्यूनिशन, ठीक है, टर्बोजेट, स्टील, एरोनॉटिक्स, टी, कॉफी एक्सेट्रा। ये सब क्या है हम लोग का? ये सब हम लोग का नॉन रेगुलेटरी है। ठीक है, अच्छा इसमें ना कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी कब होगा? ना ये तो 35 करोड़ क्रॉस किया टर्नओवर तो कंपलसरी हो गया, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। आपका कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी कब होगा? यदि आपका टर्नओवर 50 करोड़, यदि आप ना 50 करोड़ क्रॉस कर जाए, मतलब व्हेन ग्रॉस टर्नओवर कवरिंग द प्रोडक्ट सबका मिला के 50 करोड़ हो जाए, या फिर टर्नओवर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का टर्नओवर 25 करोड़ क्रॉस कर जाए। मतलब आपका जो काम है, मान लीजिए अपना 2-3 तरह का काम करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपका इसमें ना 3 बिजनेस है,
या 2 बिजनेस है, तो दोनों को मिला के टर्नओवर 50 करोड़ क्रॉस करेगा तो कंपलसरी हो गया, और किसी एक का 25 करोड़ क्रॉस करेगा तो कंपलसरी हो गया। ठीक है, यदि आप नॉन रेगुलेटरी में है तो 100 करोड़ क्रॉस होने पर कॉस्ट ऑडिट आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। और यदि एक से ज्यादा नॉन रेगुलेटरी सर्विसेज है, आपका सेक्टर है आपके पास, तो किसी एक का भी टर्नओवर 35 करोड़ क्रॉस कर जाए कंपलसरी है आपका। ठीक है, ये रूल्स है कि रेगुलेटरी सेक्टर और नॉन रेगुलेटरी सेक्टर को क्या फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, ये रूल किसके लिए फॉलो, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, याद रखना, MESC सिंपल हाल लिखना, नॉट एप्लीकेबल टू MESC। MESC मतलब माइक्रो इंटरप्राइज और स्मॉल इंटरप्राइज में एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, यदि आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और आपका रेवेन्यू का 75% एक्सपोर्ट से आता है, आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट में आपके यहाँ देखिए टोटल बहुत सारे लिखे हैं, शायद कितना लिखे देखिए तो 3 3 6 1 7 8 5 याद कर लेंगे। 5 के 5 2 3 बहुत सिंपल है। पर अच्छा, कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट क्या है? पहला ऑब्जेक्ट क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, मतलब आपका कंपनी को पता चलेगा कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ना। दूसरा, वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब कंपनी को पता चल जाएगा, ठीक है, वेदर द कॉस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी और मैनेजमेंट इज फॉलोड और नॉट, मतलब कंपनी की जो मैनेजमेंट का पॉलिसी बनाया था कॉस्ट रिकॉर्ड करने का या कॉस्ट के रिगार्डिंग, वो फॉलो हुआ कि नहीं, पता चल जाएगा आपको। यदि कोई एरर्स एंड फ्रॉड होता है, मतलब कॉस्ट शीट में कोई एडिशन में गलती है या कोई कॉस्ट हुआ नहीं फिर भी डाला हुआ है, तो वो कॉस्ट मेंटेनेंस से रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। प्राइस फिक्सेशन, बहुत ऐसा प्रोडक्ट होता है ना जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है। किसका इंपॉर्टेंस का है? नेशनल इंपॉर्टेंस का। नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब होता है, ठीक है, जैसे आपका स्टील है, जैसे सीमेंट है, जैसे शुगर है, जो पूरा देश यूज करता है, ऐसी चीज का दाम सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर सकता है। ठीक है, आप नहीं फिक्स कर सकते। आप यदि स्टील बनाते भी हैं तो आप स्टील का प्राइस फिक्स इंडिया में नहीं कर सकते, क्योंकि उसका यूज कौन करने वाला है? पूरा देश। सीमेंट पूरा देश यूज करेगा, शुगर पूरा देश यूज करेगा, इसका प्राइस इंडिविजुअल को फिक्स नहीं कर सकता। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए ऐसे सेक्टर का कॉस्ट रिकॉर्ड, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फिक्स कर सके? उनका प्राइस। ठीक है, एंड कॉस्ट वेरिएशन विद इन द इंडस्ट्री। जैसे मान लीजिए एक ही इंडस्ट्री में एक सीमेंट हम बनाते हैं, मेरा नाम है लाफार्ज, एक सीमेंट वाजपेयी जी बनाते हैं, उनका नाम है बांगूर, और भी सीमेंट सब है ना कितना। मेरा प्राइस है 500 रुपया, उसको उनका प्राइस है वो बोलते हैं हम 300 बना देते हैं। ठीक है, ऐसे केस में, ठीक है, जहां पर एक ही इंडस्ट्री के अंदर यूनिट टू यूनिट कॉस्ट वेरी करेगा, वहां पर उसका ऑडिट करके ये उसका डिफरेंस, रीजन ऑफ डिफरेंस क्या है वो फाइंड करना पड़ेगा। मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट 500 क्यों हो रहा है? हम अपने सीमेंट में ऐसा क्या बना रहे हैं, मिला रहे हैं, जो उसका 500 रुपया कॉस्ट है। हो सकता है मेरा सीमेंट से आप 50 तला बिल्डिंग बना सकते हैं, बाजपेयी वाला सीमेंट से आप 2 तल्ला तक जा सकते हैं, ऐसा कुछ हम मिला रहे हैं। इसीलिए कॉस्ट वेरिएशन यदि होता है तो उस केस में उसको एनालाइज करना पड़ेगा, रीजन ऑफ डिफरेंस बताना पड़ेगा। मैनेजमेंट का एफिशिएंसी पता चल जाएगा आपको, मैनेजमेंट का एफिशिएंसी भी आपको पता चल जाएगा। टैक्स असेसमेंट भी आपका पूरे ठीक तरीके से होगा। और यदि आपके लेबर के साथ आपका कोई ट्रेड डिस्प्यूट है, लेबर बोलता है कि मेरा सैलरी बढ़ाइए, ठीक है, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बता दीजिए, उसको बता दीजिए देखो 500 बनाते हैं, अब 510 में बेचते हैं, 500 बनाते हैं कितना बेचते हैं? 510 में बेचते हैं, 10 रुपए का प्रॉफिट होता है एक बैग के ऊपर, उसमें देखो इतना खर्चा है, अब बताओ तुम्हारा सैलरी तुमको दे रहे ठीक है कि नहीं। और ट्रेड डिस्प्यूट भी आप सेटल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तक छोड़ना पड़ेगा, अगले क्लास में मिलेंगे। फिर अपना रूटीन दिया हुआ, कल क्लास है फिर ना, लेट मत करें, 9 बजे स्टार्ट करें, स्टार्ट करने लेट हो गया ना, पढ़ा देते पूरा, तो फिर टैक्स पढ़ेंगे यार, याद करिए ना उसको।
कंटेक्ट का नया क्वेश्चन दे देंगे कुछ, हम देखते हैं आसान बनाएंगे बैठ के। ठीक है, तो क्वेश्चन किया